नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र ने यूपी के 6 आईपीएस अफसर को दी पदोन्नति। एडीजी स्तर पर तैनाती को मंजूरी, नए आदेश जारी और यूपी पुलिस में बड़े फेरबदल। 6 आईपीएस प्रमोट किए गए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां केंद्र ने यूपी के 6 आईपीएस अफसरों को पदोन्नति दी है। एडीजी स्तर पर तैनाती को मंजूरी मिल गई है केंद्र की तरफ से और नए आदेश भी अब इन 6 आईपीएस को लेकर, अफसरों को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल, जिसके तहत 6 आईपीएस प्रमोट किए गए हैं। और वहीं मुंबई से जानकारी, जहां अमेरिकी दूतावास को बम से उड़ाने की धमकी, बीकेसी पुलिस और बम स्क्वाड ने की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो मुंबई में स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने दूतावास को उड़ाने की धमकी भरा कॉल किया। सूचना मिलते ही बीकेसी पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके की जो है गहन जांच की है और हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने और उसकी मंशा का पता लगाने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। और उत्तराखंड में हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी एससीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। पिछले 2 सालों में यह 5वीं या 6ठी घटना है। पाटिल ने कहा कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार बार बार हो रही इन दुर्घटनाओं से कोई सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई यात्राओं, विशेषकर धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली उड़ानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जयंत पाटिल ने मांग की है कि सरकार को तुरंत ही इस दिशा में नए एहतियाती उपायों की भी शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और श्रद्धालुओं की जान सुरक्षित रह सके। गंभीर चीज़ है। वहाँ बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि क्यों सरकार इसके लिए कुछ सेफ्टी के नॉर्म्स फिर एक बार मजबूत बनाने की कोशिश करते। ये मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में 5वां 6ठा हादसा होगा और इतने बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं, तो भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर का बिजनेस चालू है, लोग आते हैं जाते हैं। मुझे लगता है कम से कम कुछ प्रिकॉशनरी नए मेजर्स सरकार ने ये फ्लाइंग जो मशीन्स है उनके ऊपर रखने की आवश्यकता है। गंभीर चीज़ है। वहाँ बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि क्यों सरकार इसके लिए कुछ सेफ्टी के नॉर्म्स फिर एक बार मजबूत बनाने की कोशिश करते। ये मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में 5वां 6ठा हादसा होगा। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बिलाईगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, पत्रकारों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस आयोजन का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। ये शिविर जिले के कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर FR निराला के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने न सिर्फ रक्तदान किया, बल्कि इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित किया है। रक्तदान करने वालों को हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश खंटे ने बताया कि शिविर में अधिक से अधिक लोगों द्वारा रक्तदान किया जा सके और इसके लिए व्यापक तैयारी भी की गई। लोगों में उत्साह देखने को मिला और सभी खुशी खुशी रक्तदान के लिए आगे भी आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी आया हूं और रक्तदान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हर युवा को रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की जो जिनको खून की कमी लगी है
उनको जीवन को बचाया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी आया हूं और रक्तदान किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हर युवा को रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की जो जिनको खून की कमी लगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां श्री केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बेहद दुर्गम और घने वन क्षेत्र में हुआ, जिससे राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां और बढ़ गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यादव ने नेतृत्व में उनके बचाव दल को तुरंत रवाना किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर समन्वित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत की पुष्टि हो गई है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और आज सुबह करीब 11:10 पर उनका डीएनए मैच हो गया है। और उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी ने सालों तक गुजरात के लोगों की सेवा की और राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इस खबर से पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे दिल्ली में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि एचपीएससी के तहत हुई 5 भर्तियों में गंभीर धोखाधड़ी सामने आई है। आयोग के ऑफिस से 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद भी किए गए, जिन्हें एचपीएससी का बताया गया है, लेकिन अब तक न तो चेयरमैन आलोक वर्मा और न ही किसी अधिकारी से जांच में पूछताछ हुई है। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि पूरे मामले को क्यों दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के बाद से हरियाणा के कॉलेज कैडर में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। नहीं कह रहा, ये जांच एजेंसी को मिला कि ये 5 सिलेक्शन में सीधे फर्जीवाड़ा था और इसकी प्रतिलिपि मैं भेज रहा हूं। और कमाल की ये बात है कि एचपीएससी के दफ्तर में जहां से 1 करोड़ 8 लाख की अटैचियों में रुपया पकड़ा गया था, उनके सचिव ने अदालत में ये बयान दिया, जो बहुत समाचार पत्रों ने नहीं छापा, कि ये सारा पैसा एचपीएससी का था। उस बयान की प्रतिलिपि भी जो अदालत में दिया गया, मैं आपको भेज रहा हूं। इन सब बातों के बावजूद भी न आलोक वर्मा को तफ्तीश के लिए कभी बुलाया, जो चेयरमैन है, न एचपीएससी के किसी और व्यक्ति को बुलाया और पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। ये उसी का परिणाम है कि एक बार फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ हो गई है। इसके तथ्य क्या हैं? साल 2019 के बाद हरियाणा में कॉलेज काडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई, यानी बच्चे बगैर टीचर के पढ़ रहे हैं। 7 साल बीत गए। अगस्त 2024 में 26 सब्जेक्ट्स के 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद एडवर्टाइज्ड एचपीएससी द्वारा किए गए। 1.5 लाख के करीब बच्चों ने, युवाओं ने, युवतियों ने अप्लाई किया। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रक्रिया मई और जून 2025 में शुरू हुई, गड़बड़ झाला फिर सामने आ गया। नहीं कह रहा, ये जांच एजेंसी को मिला
कि ये 5 सिलेक्शन केरल के कोच्चि में केन्या बस हादसे में मारे गए 5 भारतीय नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। केरल सरकार की ओर से मंत्री पी राजीव ने एर्नाकुलम एयरपोर्ट पर शवों को लेकर पुष्पांजलि भी अर्पित की। हादसे में जान गंवाने वालों में जसना, उनकी 1.5 साल की बेटी रूही, मेहरीन, गीता, शोजे इसाक और रियान और उनकी 7 साल की बेटी तीरा रोड्रिक्स शामिल थी। ये सभी केन्या में बसे भारतीय परिवार के सदस्य थे। राज्य सरकार ने सभी शवों को सम्मानपूर्वक स्वदेश लाने की व्यवस्था और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। और दिल्ली के सरोजनी नगर में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने सरकारी क्वार्टरों का निरीक्षण किया। ये क्वार्टर भवन एवं निर्माण मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए हैं। उनके साथ एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मनोहर लाल ने क्वालिटी, सुविधाएं और निर्माण कार्य की गति का जायजा भी लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये क्वार्टर पुराने सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण की योजना के तहत बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य राजधानी में बेहतर शासकीय आवास सुविधा प्रदान करना है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने संतोष जताते हुए कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। बढ़ते आगे, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मानसून में पुल ढहने की घटनाएं विभाग के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी थी। इन्हें रोकने के लिए अब तकनीक स्तर पर गंभीर पहल की जा रही है। पटना में नए 700 इंजीनियर्स के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि विभाग अभी नए पुल निर्माण की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगा और इसके लिए पुलिस निर्माण निगम और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पिछली बार बरसात के समय में हमारे 3 पुल गिर गए थे। एक बखरा नदी पर और 2 कुछ गलती के कारण, मतलब गलती इन द सेंस पुल को शिफ्ट करने में सेंटरिंग खुल गया। बट मतलब 3 पुलों का हमारे विभाग के 3 पुल, जिसमें बखरा वाला बड़ा हम लोगों के लिए न सिर्फ चिंताजनक था बल्कि हम लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट भी था विभाग के लिए, और इससे विभाग की बदनामी भी बहुत हुई। और तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि अभी हमारे यहाँ लगभग 350 के आसपास 300 इंजीनियर थे। अभी हम लोगों ने 700 लोगों को लगभग, जिसमें हमारे जेई भी हैं जो नए बहाल हुए हमारे यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, और हम लोगों ने कुछ टेक्निकल एडवाइजर्स भी लिए थे। हमारी पिछली जो सरकार थी उन्होंने पॉलिसी बनाया था, उसमें कुछ टेक्निकल एडवाइज़र को हम लोगों ने दिया था। तो आज उनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है टू हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, और एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा है हमारा विभाग। जो हमारे नए जेई आए हैं, हमारे टेक्निकल लगभग 1000 लोग आज इसका है, जिसमें कि हम आरसीडी, पुल निर्माण निगम के जो टेक्निकल स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स हैं उन सबको बुलाए हैं। हमारे विभाग के भी हैं, पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के भी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, वो लोग अपने व्यूज़ देंगे, क्योंकि फील्ड में तो एक्चुअली में जेई और टेक्निकल लोग ही जाते हैं। तो जो फील्ड का विजिट है तो उसमें हम क्या और इनपुट दे, पढ़ के तो आई हैं, बट हाउ मोर टेक्निकली और इन्फॉर्मेटिव हम। और नैनीताल जिले स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में रविवार को नीम करोली बाबा महाराज के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं भक्तजन हाथों में प्रसाद और फूल लेकर बाबा के जयकारे लगाते नजर आए। और हर साल जून महीने में विशेष रूप से बाबा का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। और इस साल भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से तैनात रहा। और कहा जाता है कि नीम करोली बाबा के कैंची धाम आने से मनोकामनाएं पूरी होती है, और यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के चलते क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल भी देखने को मिला।
देहरादून के पचवादून क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सेलाकुई, सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। वहीं चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में घने काले बादल जो है वो छा गए हैं और मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बादलों ने कई क्षेत्रों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और यातायात पर भी असर पड़ा है। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अलर्ट भी किया। प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। प्रशासन ने बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। रविवार को मसूरी का मौसम बेहद सुहावना और रोमांचकारी रहा। सुबह से ही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने इस पहाड़ी शहर को एक खुशनुमा और रोमांटिक माहौल बना दिया। मॉल रोड, कैमल्स बैक रोड और गन हिल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी घूमते नजर आए। गर्मी से राहत पाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों ने मौसम का भरपूर आनंद लिया। पर्यटकों ने बताया कि निचले इलाकों में भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है और अगर यहां बारिश के साथ ठंडक मिल जाए तो उनका सफर पूरी तरह सफल हो जाता है। हालांकि मौसम की खूबसूरती के बीच ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देहरादून से मसूरी आने वाले मार्ग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के वेबर थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया और इस मामले में बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि साइट न देने पर एक दबंग बाइक सवार युवक ने रिक्शा चालक को जूते चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो पर कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ित परिवार और क्षेत्रवासियों ने नवीगंज बाजार पूरी तरह बंद कर धरना प्रदर्शन किया और वहीं पीड़ित पक्ष आरोपी को जेल भेजने की मांग पर अड़ा है। साथ ही दबंग युवक पर अन्य लोगों से भी गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगे हैं। मामला गंभीर होते देख पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। कडेरिया लोग गुंडागर्दी करते हैं और लोगों को हर वर्ग को मारा उन्होंने, हर वर्ग को पीटा। अभी एक शख्स को इतना पीटा है, लेटा हुआ है, सामने मरते हुए ढील दिया। हमने भी विरोध किया तो हमारा भी कॉलर पकड़ा और मुझे गाली दी जाती थी कि कदेटा डाले तुझे भी मारेंगे और तू नेता नगरी क्या करेगा। इसमें कल एक मारपीट हुई थी जिसमें वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ। वही इतना मारा है, वीडियो वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक एम्बुलेंस जो लखनऊ से शव लेकर गाजीपुर जा रही थी, पिकअप वाहन से पीछे से जा टकराई। इस हादसे में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और ये तस्वीरें भी सामने आई जहां एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और चालक समेत 2 लोग उसमें फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 4 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में नूंह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें 2 चालक सरफराज आबिद जो हरियाणा के निवासी थे और 4 परिजन, जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय, ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप में जोरदार टक्कर मारी गई, जिससे
एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एम्बुलेंस में सवार दोनों चालक सरफराज एवं आबिद तथा सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे, इन 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। एक घायल शंभू राय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एटा से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की आंखों में टांके लगाते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति मेडिकल स्टाफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया और घटना के समय आसपास अस्पताल का ड्यूटी स्टाफ भी गायब रहा। वायरल वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति को इलाज की अनुमति किसने दी। किसानों की यूनियन पहले ही रात में अस्पताल स्टाफ की गैर मौजूदगी को लेकर डीएम को ज्ञापन दे चुकी है। अब इस लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई न होने से लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।